गोल्डन कैमल। एक घना सा जंगल था जहां पर शेर राजा की हुकूमत थी। शेर राजा का एक मंत्री लोमड़ी रहता है और खतरे की खबर लाने के लिए उसका एक पालतू चील रहता है। जंगल में कुछ भी खबर हो वो जाकर शेर राजा को बता देता है। लोमड़ी राजा की हमेशा ही तरफदारी करता रहता है। एक बार चील एक खबर लेकर शेर राजा के पास आता है। वो कहता है, शेर राजा, हमारे जंगल की तरफ एक ऊंट आ रहा है, लेकिन वो कुछ अलग है। वो एकदम सोने के जैसा चमक रहा है। क्या कहा? सुनहरा ऊंट? उसे तो मैं भी देखना चाहता हूँ। लोमड़ी ये बात सुनकर शेर राजा से कहता है, शेर महाराज, सुना है ऊंट का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। ऊपर से ये सुनहरा है। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अरे ओ लोमड़ी, वो ऊंट तो हमारा मेहमान है। खबरदार जो उसके शिकार करने की सोची भी तो जान से हाथ धो बैठोगे तुम। माफ कीजिए महाराज, भावना में जरा बह गया था। अपनी भावना पे काबू रख लोमड़ी। कहीं मेरी भावना भड़क गई तो तेरे जान के लाले ना पड़ जाए। लोमड़ी शेर की बात सुनकर अंदर से बहुत नाराज होता है। शेर राजा सुनहरे ऊंट का स्वागत करता है। आइए आइए ऊंट महाराज, आपके जैसे सुनहरे ऊंट का इस जंगल में हम सब जानवर स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर राजा। उस सुनहरे ऊंट को देखने के लिए जंगल के सारे जानवर आते जाते रहते हैं। सुनहरे ऊंट को देखकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं। ऊंट सच में बहुत खूबसूरत दिखता है। शेर राजा भी सुनहरे ऊंट की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो लोमड़ी से कहता है, अरे ओ लोमड़ी, आप ऐसे क्यों बैठे हो? जाओ और सुनहरे ऊंट के लिए अच्छी हरी भरी घास का इंतजाम करो। ना चाहते हुए भी लोमड़ी सुनहरे ऊंट के लिए हरी भरी और अच्छी घास का प्रबंध करता है और सुनहरा ऊंट उसे बड़े ही मजे से खाता है। अंदर से लोमड़ी उस सुनहरे ऊंट को घास खाते हुए देख सोचता है, खाओ खाओ, हरी भरी घास खाओ सुनहरे ऊंट। तुम जितना हरी भरी और अच्छी घास खाओगे, तुम्हारा मांस उतना ही टेस्टी लगेगा। लोमड़ी अंदर ही अंदर उस सुनहरे ऊंट के शिकार की योजना बनाता है। शेर राजा को वो बार बार उस ऊंट को शिकार करने के लिए कहता है, लेकिन शेर राजा लोमड़ी को ही चुप करा देता है। एक बार शेर राजा सुनहरे ऊंट को अपना जंगल दिखाने ले जाता है। जंगल देखकर सुनहरा ऊंट कहता है, शेर राजा, आपका जंगल बहुत हरा भरा है। हमें तो रेगिस्तान में ही अपनी जिंदगी निकालनी पड़ती है, जहां पर ना तो ढंग से घास मिलती है और ना ही पीने को पानी। फिर तो ऊंट महाराज, आप यही इस जंगल में रह लीजिए, हमेशा के लिए। नहीं नहीं शेर राजा जी, ये इस प्रकृति के खिलाफ है। मेरा झुंड भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इस तरह से ऊंट और शेर राजा की बातें चलती रहती है। तब लोमड़ी ये सुनकर सोचता है, अरे बाप रे, इसका मतलब ये ऊंट कुछ ही दिनों में इस जंगल से चला जाएगा। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, वरना ये स्वादिष्ट शिकार मेरे हाथ से कहीं छूट ना जाए। ये सोचकर लोमड़ी एक योजना बनाता है। वो एक हाथी के पास जाता है, जो एक पागल हाथी होता है, और उस पागल हाथी से बात करके लोमड़ी उस सुनहरे ऊंट पर हमला करने के लिए उसे उकसाता है। फिर क्या, वो पागल हाथी भी उस ऊंट पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन हमला करने के वक्त ही वो पागल हाथी भूल जाता है कि हमला किस पर करना है, और वो भागते हुए आकर लोमड़ी को ही उठाकर पटकने लगता है और उसे पानी में फेंक देता है। पागल हाथी को देखकर सारे जानवर भाग जाते हैं कि तभी सुनहरा ऊंट लोमड़ी को बचाने के लिए तालाब में उतरता है और उसे अपनी पीठ पर लेकर पानी से निकाल लेता है।
शेर राजा ये देखकर कहता है, क्यों रे लोमड़ी, उस पागल हाथी ने तुझे ही क्यों उठाकर पटका? कहीं ये सब तेरा ही तो प्लान नहीं था? मैंने तुझे पहले भी समझा दिया था कि सुनहरे ऊंट की तरफ देखना भी नहीं। देख, तू जिसका शिकार करना चाहता था, आज उसी ने तेरी जान बचाई है। निकल जा यहां से और दोबारा मेरे सामने मत आना। शेर राजा, लोमड़ी को माफ कर दीजिए। सुनहरी ऊंट की यह बात सुनकर लोमड़ी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और ऊंट से माफी मांगता है। कुछ दिन और मेहमान नवाजी करके सुनहरा ऊंट अपने रास्ते पर निकल जाता है। भालुओं पर प्रेरणादायक कहानी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित सुंदर वन, जहां जंगल में ढेर सारे पशु पक्षियों के बीच भालुओं का एक झुंड रहा करता था। उन्हीं भालुओं के बीच रहने वाला नन्हा मोलू आज बड़ा उदास था। वो एक पेड़ के नीचे मुंह गिराए ऐसे बैठा था मानो वह सो रहा है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी आंखें खुली है और वह कुछ सोच रहा है। मोलू को ऐसे उदास देख उसकी माँ उसके पास आती है और उससे उसकी उदासी का कारण जानने की कोशिश करती है, परंतु मोलू उसे कुछ भी नहीं कहता। वो बिल्कुल खामोश रहता है। अपने बच्चे को ऐसी हालत में देख भला कौन माँ चैन से रह सकती है। वो मोलू से बार बार उसकी उदासी का कारण जानने की कोशिश करने लगती है। तब आखिरकार मोलू उसे बताता है, माँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। इसलिए मैं अपना शिकार खुद करना चाहता हूँ। परंतु कुछ दिनों पहले सोनू से मेरा झगड़ा हो गया। तब से जब भी मैं किसी शिकार की तरफ बढ़ता हूँ, तब सोनू और उसके दोस्त मुझे शिकार करने से रोकने के लिए मार्ग में नए नए अवरोध उत्पन्न करते हैं। वे कभी मुझे अपनी टांगों में फंसाकर गिराते हैं, तो कभी मेरे सामने स्तंभ बनकर खड़े हो जाते हैं। और ये सब तब तक जारी रहता है जब तक मैं हार मानकर वापस ना लौट जाऊं। जी तो करता है कि मैं उसे 2 थप्पड़ लगा दूं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आखिर है तो वो सब तुम्हारे दोस्त ही ना। और फिर इन सब चक्कर में पड़कर वक्त क्या गवाना। मैं उनसे बात करूंगी और सब ठीक हो जाएगा। माँ के इस दिलासे के बावजूद मोलू का दुख कम नहीं होता। वो चुपचाप उसी वृक्ष की गोद में पड़ा रहा। तभी न जाने कहां से आई चींटियों का एक झुंड पेड़ की जड़ों से पास से होकर गुजरा। कतारबद्ध चींटियां जब पेड़ की मोटी मोटी जड़ों पर चढ़कर उन्हें पार कर रही होती है कि तभी अचानक कुछ चींटे वहां आ जाते हैं और चींटियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने लगते हैं। परंतु निर्भीक चींटियां चींटों द्वारा उत्पन्न बाधाओं से हार नहीं मानती और आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर जारी रखती है। वे वक्त ना गवाते हुए आगे निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाशने लगी। वे कभी उनके दाएं से तो कभी बाएं से निकलने का प्रयास करती है। इस संघर्ष की सबसे मजेदार बात यह थी कि इस पूरे संघर्ष के दौरान चींटियों की निगाह मंजिल से कभी नहीं डगमगाई। उनका सारा ध्यान मंजिल पर ही टिका रहा और जिसके परिणाम स्वरूप वो चींटों को यह देख रहे मोरू का चेहरा खिल उठता है। उसका शरीर ऊर्जा से भर जाता है। वह देर ना करते हुए शिकार की तलाश में निकलता है। परंतु हमेशा की तरह उसके दोस्तों की निगाहें मोलू पर टिकी हुई थी। थोड़ी देर में ही मोलू को एक शिकार नजर आता है, परंतु वह जैसे ही शिकार की ओर दौड़ता है, सोनू और उसके दोस्त हमेशा की तरह उसके मार्ग में नए नए अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। परंतु मोलू का मोटो इस बार बिल्कुल क्लियर है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर टिका है। दूसरे भालू जैसे ही मोलू का रास्ता बाधित करने की कोशिश करते हैं, वो फौरन कोई ना कोई दूसरा रास्ता तलाश लेता है। इस प्रकार श और मात का खेल उनके बीच काफी देर तक चलता रहता है और आखिरकार मोलू को अपने शिकार तक पहुंचने में कामयाबी हासिल होती है, जिसे देख सोनू और उसके दोस्त दांतों तले उंगली दबा लेते हैं।